वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन की थी हैलो एल्केन्स की। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन से। ओके, हाइड्रोकार्बन से हम हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो जनरली क्या होता है इस केस में कि जो हैलोजेंस हैं लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, ये रिएक्ट करते हैं एल्केन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। ओके, लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली अल्ट्रा वायलेट लाइट होनी चाहिए, उसके प्रेजेंस में क्या होता है कि हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ। एक तो पॉइंट ये था। एंड सेकेंड जो पॉइंट है, जो ये रिएक्शन है ना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो वो ऑपरेट होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे पास मिक्सचर आता है ना। मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द रिएक्शन में हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, बट जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं ना, उस केस में क्या होता है कि हमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं, जिन्हें सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है इस मैकेनिज़्म की या इस रिएक्शन की कि हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिसे सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सेकंड बात कि हमें कोई भी जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ना वो 100% यील्ड में नहीं मिलता। ठीक है, हमें तो मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिसे हम पहले सेपरेट करेंगे, फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो जैसे आप एग्जाम्पल देखो, मैंने एक मीथेन हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया। सनलाइट की प्रेजेंस में और अल्ट्रावायलेट लाइट्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। फिर मैंने Cl2 के साथ इसे रिएक्ट करवाया, एक HCl का मॉलिक्यूल निकला और हमारे पास क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन है। फिर मैंने इसे रिएक्ट कराया, अब ये मोनोक्लोरो, आप देख सकते हो सिर्फ एक हैलोजन एटम अटैच्ड है। फिर मैंने फिर से रिएक्शन करवाई Cl2 की, फिर एक HCl मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, देन वी गेट डाईक्लोरोमीथेन। ओके, डाईक्लोरो। फिर से रिएक्शन करवाई, फिर एक HCl निकला। मतलब जब तक ये पूरे H रिमूव नहीं हो जाते ना, देन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, है ना। फिर हमारे पास ट्राईक्लोरोमीथेन, देन टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑब्टेन हो गया। सारे मतलब जो मीथेन्स हैं, मोनो का, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, एक मिक्सचर आ गया। ठीक है, एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की बजाय हमारे पास एक मिक्सचर आ गया। और जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो ये बात हो गई। बट सम केसेस में क्या होता है कि हम मिक्सचर्स को ना सेपरेट कर सकते हैं, बट उनके लिए कंडीशन होती है कि जो ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको यही वाली एग्जांपल में बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारे पास प्रोडक्ट आए लाइक क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, टेट्राक्लोरो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये डिफ़र करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। तो क्योंकि वो डिफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इस टेक्निक की हेल्प से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है कि वैसे तो ये रिएक्शन मतलब इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमें मिक्सचर्स ऑब्टेन होते हैं, बट अगर हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तब हम ये वाला मेथड है जो हैलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये तो सिंपल बात। अब मैंने आपको ये बता दिया कि है ना, क्लोरोमीथेन आ रहा है, डाईक्लोरोमीथेन। अब मैं इसका मैकेनिज़्म बताती हूँ आपको भी, फ्री रेडिकल रिएक्शन में मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो मैकेनिज़्म के लिए ना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है जी, 3 स्टेप होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपिगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। तो मैं आपको इनिशिएशन से शुरू करवाती हूँ भी, पहले इनिशिएशन स्टेप। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखो हमारे पास क्या है, क्लोरीन, और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ClCl। ओके, अब क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये होमोलिटिकली क्लीव होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, एंड ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ठीक है जी, UV लाइट की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी। देखो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो मतलब हमारे पास एक Cl रेडिकल
प्लस एक Cl रेडिकल ऐसे जनरेट हुआ। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल स्पीशीज आ गई, क्या फ्री रेडिकल स्पीशीज अब ये फर्दर रिएक्ट करेगी। ओके, तो इनिशिएशन स्टेप है ना, वो ये वाला स्टेप होता है। इस केस में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना, उसका वो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा एंड हमारे पास जो रेडिकल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप आता है चेन प्रोपेगेशन। अब इसमें क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास मीथेन है। ठीक है, मीथेन हाइड्रोकार्बन, और जो ऊपर वाला इनिशिएशन स्टेप था वहाँ से आया मेरे पास Cl रेडिकल। अब क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला बॉन्ड, कोई और CH बॉन्ड भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये वाला होमोलिटिकली ब्रेक होगा। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि एक जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन H के ऊपर, तो H के ऊपर गया, हमारे पास क्या जनरेट हुआ, H रेडिकल। H रेडिकल और Cl रेडिकल दोनों कंबाइन हुए, तो हमारे पास एक तो आया HCl, क्लियर, एक तो आया HCl एंड एक हमारे पास आया मिथाइल रेडिकल। क्या जनरेट हुआ, मिथाइल रेडिकल। ओके, अब जो ये रेडिकल है इसे नेक्स्ट स्टेप में लेके आओ, CH3 रेडिकल ये जनरेट हुआ था। फिर से क्लोरीन का हम वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे होमोलिटिकली, ये वाला इस तरफ गया इलेक्ट्रॉन, एक इस तरफ, यहाँ से एक Cl रेडिकल आया, दोनों ये रेडिकल आपस में कंबाइन किए एंड हमारे पास CH3Cl, हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था क्लोरोमीथेन, हमें वो ऑब्टेन हो गया, प्लस Cl रेडिकल फिर से ऑब्टेन हो गया, मतलब ये फिर से रिएक्शन अब कंटिन्यू करेगा, तो हमें हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ये आया हमारे पास। ओके, फिर से देखो हमारे पास ये रेडिकल जनरेट हुआ, ये मतलब फिर से रिएक्ट करेगा, तो ये चेन देखो प्रोपेगेट हो रही है, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से रिएक्शन CH2, ठीक है जी, एक इसके साथ इस तरफ H और Cl, यही सा कुछ ये वाला बना ना, CH3Cl। अब क्या होगा, ये रेडिकल ये वाले बॉन्ड को फिर से होमोलिटिकली क्लीव करो, यहाँ से H रेडिकल दोनों कंबाइन करेंगे, HCl जनरेट हुआ प्लस CH2Cl, ये वाला रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये वाला रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये वाला बॉन्ड फिर से होमोलिटिकली क्लीव, Cl रेडिकल सॉरी, तो एक Cl और अटैच हो गया, एक ये वाला Cl और एक Cl रेडिकल फिर से लिबरेट हो गया। ठीक है, देखो इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन गया, एक Cl रेडिकल था वो मतलब फिर से रेडिकल की फॉर्म में लिबरेट हो गया, है ना, तो ये फिर से रिएक्शन देगा। अब मैंने देखो आपको 2 स्टेप करवा दिए, अब नेक्स्ट 2 ही स्टेप फिर से आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि 2 H अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, उनके साथ क्या होगा कि क्लोरीन की रिएक्शन होगी, ये दोनों भी सब्सटीट्यूट हो जाएंगे बाय Cl एटम। ठीक है, तो मैंने 2 स्टेप करवाए आपको, अब आप नेक्स्ट 2 स्टेप खुद से ट्राई करना कि आपसे हो पा रहा है मैकेनिज्म कि नहीं, क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगी, है ना, आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ कैसे बनेगा। पहले हमारे पास मोनोक्लोरो आया, फिर हमारे पास डाइक्लोरो, देन हमारे पास ट्राइक्लोरो एंड फिर हमारे पास टेट्राक्लोरो। तो हमारे पास ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन होंगे फर्दर। आप प्लीज़ ट्राई करना मैकेनिज्म करने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास था चेन प्रोपेगेशन स्टेप। आप देख ही सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि जो चेन है ना वो प्रोपेगेट हो रही है ना, एक स्टेप हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद फिर से एक स्टेप, तो आप ऐसे प्रोसीड करोगे। ओके, देन थर्ड जो स्टेप है वो हमारे पास आता है चेन टर्मिनेशन। मतलब आप जो भी हमारे रिएक्शन मिक्सचर में रेडिकल्स प्रेजेंट है ना, हम सभी को कंबाइन करके चेन को टर्मिनेट कर देंगे। कौन सा स्टेप आता है हमारे पास? चेन टर्मिनेशन।
लाइक हमारे मिक्सचर में Cl रेडिकल प्रेजेंट था, उनको कंबाइन कर दो दोनों को, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये बन गया Cl। हमारे पास मिथाइल रेडिकल प्रेजेंट था मिक्सचर में, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया CH3Cl रेडिकल। फिर हमारे पास जो मिथाइल रेडिकल है, हम इनका भी तो डाइमर क्रिएट कर सकते हैं ना, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये चीज़ बन गई। देखो हमारे पास जो क्लोरीनेशन थी, है ना, क्लोरीनेशन नहीं किया है हमने मीथेन की, तो उस केस में हमारे पास इथेन भी एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ऑब्टेन होगा इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, ठीक है, बहुत कम होगा। तो देखो ये था हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो आई होप ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो इसमें हमने चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन, चेन टर्मिनेशन, 3 जो स्टेप्स थे वो स्टडी किए हैं हमने। फिर उसके बाद क्या, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब क्या है कि देखो प्रोडक्ट बनाया हमने, उस केसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या कि एक रेडिकल ऑब्टेन हुआ हमें, ठीक है, रेडिकल ऑब्टेन हुआ। तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पे आऊँ अब, ठीक है, रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो उसी वजह से मैं आपको मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी उसी से बताऊंगी। देखो जो टर्जरी रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब टर्जरी रेडिकल कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस कार्बन पे रेडिकल वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इस पे रेडिकल वो फर्दर 2 जो कार्बन्स हैं उनके साथ अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट जो प्राइमरी होगा वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, अब ऐसा मतलब टर्जरी वाले क्यों स्टेबल होता है। अब देखो रेडिकल स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने एक आपको बताया कि मिथाइल रेडिकल, तो इस मिथाइल रेडिकल में आप देख सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में 7 हैं, ठीक है, 2 मतलब इनसे जो हाइड्रोजन है ये तो आपको पता ही होगा ना कि शेयरिंग से आ रहे हैं, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा ये वाला जो रेडिकल है वो स्टेबल होगा। तो इसीलिए देखो इस पर 3 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, दिस मीन्स कि ये ज़्यादा स्टेबल है, इस पर 2 है ना, फिर ये वाला स्टेबल है, इस पर 1। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब यहीं से देखो अगर मैं टर्जरी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो लूँ तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, देखो अगर मैं कुछ ऐसा सा कंपाउंड देखूँ CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि देखो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा, तो उसके बाद मेरे पास ये टर्शरी रेडिकल आ रहा है, ठीक है, टर्शरी रेडिकल मोर स्टेबल स्पीशीज़ आ रही है, मोर स्टेबल स्पीशीज़ आ रही है, तो जो इस तरह का रिएक्टेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, आपने ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास आफ्टर रिएक्शन क्या है कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो उस केस में रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब टर्जरी के केस में जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उससे हमें टर्जरी रेडिकल है वो ऑब्टेन हो रहा है। फिर अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उस केस में रिएक्टिविटी मतलब टर्जरी से थोड़ी कम होगी, ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, देखो अब ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स है आपको यही ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब वो क्या, अब देखो कि जनरली जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन्स में, इनमें क्या होता है कि हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। क्या, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। चलो ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने लिया प्रोपेन,
ठीक है, ये प्रोपेन है। अब इस केस में ना दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। देखो क्या होगा कि यहाँ पे हमने सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 पास की, ठीक है, फिर HCl निकला बाहर, तो हमारे पास क्या आया, CH3 CH2 CH2Cl। इस केस में जो हमारे पास रेडिकल बना वो ये वाला रेडिकल था, प्राइमरी रेडिकल, क्योंकि देखो ये वाला जो रेडिकल है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ हमारे पास प्राइमरी रेडिकल, मीन्स जो ये वाला प्रोडक्ट आया ये प्राइमरी रेडिकल के थ्रू आया। ओके, एक तो ये बात हो गई, ये हमारे पास बना 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें केस में भी क्या किया कि सनलाइट की पास और हमने Cl2 से कराया रिएक्ट, HCl निकला बाहर। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो कि जो रेडिकल है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ सेकेंडरी। फिर मैंने Cl रेडिकल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, देन CH3, तो मेरे पास ये आया, ये आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन, वो था हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। अब आप देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों में क्या है कि 3 ही तो कार्बन्स हैं सॉरी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन है। एंड हाइड्रोजन्स काउंट करो, अब हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 3 6 एंड 7, 3 2 5 2 7 है ना, तो 7 दोनों में हाइड्रोजन है, एक एक Cl लगा हुआ। तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है बट वो पोजीशन में डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो हो गई आइसोमर। आइसोमर्स का मतलब ही क्या होता है कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम हो बट उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये दोनों पोजीशन में डिफर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हुए हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं, या पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है ना कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। नेक्स्ट एक और बात, अब मैं अगर पूछूं कि ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है 2 क्लोरोप्रोपेन, एक हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि ये वाली रिएक्शन है ये प्राइमरी रेडिकल के थ्रू प्रोसीड कर रही है, ये वाली जो रिएक्शन है ये सेकेंडरी रेडिकल के थ्रू प्रोसीड कर रही है, तो कौन सा मेजर हुआ, ऑब्वियस ही बात है सेकेंडरी वाला मेजर हुआ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया कि सेकेंडरी जो कार्बोकैटाइंस होते हैं, सॉरी सेकेंडरी जो रेडिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ओके, तो जो सेकेंडरी है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके जी, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। तो देखो ये बातें हैं ना, जो छोटी छोटी सी बातें, लाइक कौन सा ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटी छोटी बातें बट लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे तो आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं बट ऐसे भी कंपाउंड्स हैं यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएं और कोई भी आइसोमर नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट है वही ऑब्टेन होता है, तो उस केस में मतलब एक प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते बट उस केस में आइसोमर नहीं बनते। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, ठीक है ये मैंने लिया नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन इसकी करवाई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl निकला बाहर, CH3,
ये बन गया हमारे पास नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब ये वाला केस है, इस केस में क्या होता है कि कोई भी आइसोमेरिक प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन होता। क्यों नहीं ऑब्टेन होता है, आप देख सकते हो कि इस केस में ऑल द कार्बन हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब ऑल द कार्बन हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। अगर हम यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ का H रिमूव करके Cl प्लेस करेंगे, तब भी क्या है कि सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नियोपेंटेन का जो केस है ना, उस केस में क्या होता है कि हमें कोई भी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं जो वो ऑब्टेन नहीं होते। ओके जी, तो ये था एक, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ओके, तो जो मैंने मतलब काफ़ी पोर्शन इसमें कवर करवा दिया है, जो पोर्शन अब रह गया ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।